द्विवेदी युगीन हिंदी काव्य में प्रवृत्तिगत वैविध्य और सौंदर्य यह तो सहज रूप में दिखाई देता ही है, साथ ही भाषा का, शिल्प का, संरचना का जो सौंदर्य है वह भी उसकी एक विलक्षण पहचान बनता है। इसलिए क्योंकि द्विवेदी युग के कवियों के पास ब्रजभाषा का ज्ञान भी था, ब्रजभाषा की शब्द संपदा, ब्रजभाषा की एक सशक्त सुदीर्घ काव्य परंपरा की अध्ययनशीलता और ब्रजभाषा में काव्य करने का अभ्यास, इन सब ने उन्हें प्रयोगशील बना दिया था। द्विवेदी युग के कवि तरह तरह के प्रयोग विषयों के आधार पर, छांदिक सौंदर्य के आधार पर, संरचना के आधार पर, काव्य रूप के आधार पर करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी कविता में भाव प्रवणता भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और उसमें माधुर्य और सरसता भी सहज गति से प्रवेश करती जाती है। द्विवेदी युग में खड़ी बोली विरचित जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हमारे समक्ष आईं, जिसको हम प्रथम महाकाव्यात्मक रचना के रूप में भी जानते हैं, वह अयोध्या सिंह हरियोध विरचित प्रिय प्रवास है। यह महाकाव्यात्मक रचना है, एक वृहत काव्य रचना है जो कृष्ण काव्य के रूप में हमारे समक्ष आती है। हरियोध जी ने उस रचना में राधा को और कृष्ण को आधुनिकता के आईने में प्रतिबिंबित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयत्न किया है। वो बहुत सुंदर रचना के रूप में हम उसे पढ़ते और समझते हैं। दूसरी बृहत महाकाव्यात्मक राम काव्य परंपरा का अनुपालन करने वाली मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्र कवि हैं, उनकी रचना साकेत है। वह भी महाकाव्यात्मक रचना है। गुप्त जी ने खड़ी बोली में अपनी एक अलग, एक विशिष्ट पहचान बनाई। साकेत का हर सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया, किंतु नवम सर्ग में कवि की जो विलक्षण काव्य प्रतिभा है वह तो देखते ही बनती है। उन्होंने बहुत से प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य ये लिखे। जयद्रथ वध बड़ी चर्चित रचना है गुप्त जी की, और गुप्त जी को तो राष्ट्र कवि का दर्जा भी मिला। भारत भारती बहुत प्रसिद्ध रचना के रूप में पूरे भारतीय जनमानस में उसका पाठ, उसका गायन होता रहा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें ये समस्याएं सभी। गौरवशाली भारतीय अतीत, चुनौतियों से भरा हुआ भारतीय वर्तमान और भविष्य के खतरों को उद्घाटित करता हुआ भविष्य, इन सब को, अतीत, वर्तमान और भविष्य के इस प्रतिबिंब में गुप्त जी ने पूरे भारत में हर भारतीय को यह बोध कराया कि हमें सोचना होगा कि भारत की अस्मिता का, भारत की गौरव गाथाओं का, राष्ट्र के राष्ट्रीय चरित्रों का महत्व क्या था, क्या है, और हम क्या उन्हें बरकरार रख पा रहे हैं। मिलन नाम की रचना, वीर पंचरत्न नाम की रचना, इसी तरह की रचनाएं हैं
जो मैथिलीशरण गुप्त को, उनकी काव्य प्रतिभा को हमारे सामने उद्घाटित करती हैं। कह सकते हैं कि यह काल खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण का काल था। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती, जिसके प्रदेय को, जिसके अवदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसका संपादकत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास जब आया तो भारतीय भाषाओं के विमर्श पर प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में द्विवेदी जी ने तथ्यात्मक सामग्री प्रकाशित की। एक प्रेरक संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रिका के साथ जुड़े और ब्रजभाषा में लिखने वाले अनेक रचनाकारों को उन्होंने खड़ी बोली में लिखने के लिए तैयार किया, एक तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उन्हें नए नए वैश्विक मुद्दों और विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी, उन्हें खड़ी बोली के नए विषयों के चयन के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने ब्रजभाषा के पारंपरिक विषयों को, जिसमें राज प्रशस्ति, जिसमें भक्ति, जिसमें प्रेम, जिसमें काव्य शास्त्र निरूपण, इन तमाम ऐसे विषयों को छोड़ने का आग्रह भी किया। सन 1919 में मद्रास की विधानसभा में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य श्री नरसिंह अय्यर ने जब तमिल, जो कि उनकी मातृभाषा थी, में वक्तव्य प्रारंभ किया तो भारत के भावी गवर्नर जनरल राज गोपालाचारी ने उन्हें रोका और कहा कि या तो अंग्रेजी में बोलो या बैठ जाओ। इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी जी ने टिप्पणी की थी कि जब अन्य जगहों पर काउंसिल मेंबर अपनी मातृभाषा में संभाषण कर सकते हैं अन्य देशों में, तो मद्रास में क्यों नहीं? देश के अन्य हिस्सों में कर सकते हैं तो मद्रास में क्यों नहीं? अनेक समुदायों से चुने गए मेंबरों को अंग्रेजी में बोलने की बाध्यता क्यों? यह भी कहा गया टिप्पणी में। तो अंग्रेजी के बाहुल्य को देखते हुए द्विवेदी जी ने अनेक संपादकीय लिखे और भारतीय जनमानस को, लेखक समुदाय को, रचनाकारों को प्रेरित किया, उद्वेलित किया, उन्हें जगाया और कहा कि अंग्रेजी के इस वर्चस्व के बंधन को तोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए वो तो कहते भी हैं कि मेरा विरोध अंग्रेजीदा मानसिकता के लोगों से कदापि नहीं है, किंतु उनसे अवश्य है जो हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी के पक्षधर हैं। ऐसे लोगों को वो उसी तरह देखते हैं जैसे कोई अपनी गुणवती मां का अपमान करके किसी रूपवती पर स्त्री के चंगुल में फंस जाता है। द्विवेदी जी की जो प्रतिभा थी वो विलक्षण थी। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादकीय में यह भी लिखा कि जैसे जैसे जनतंत्र का विकास होगा वैसे वैसे विधानसभाओं में अंग्रेजी की जगह देशी भाषाओं का व्यवहार करना ही होगा, ये इस देश की जरूरत है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। एक अन्य घटना का उल्लेख सरस्वती पत्रिका में मिलता है जहां पर वो लिखते हैं कि भारत के वायसराय ने युद्ध के दौरान एक सभा में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया तो गांधी जी ने यह शर्त रख दी कि वे हिंदी में ही बोलेंगे। जब वायसराय ने यह शर्त मान ली तभी गांधी जी सभा में गए और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। इस तरह अंग्रेजी के विरुद्ध तमिल का समर्थन करने का साहस सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। यहीं से भारतीय भाषाओं के गौरव को प्रतिष्ठित करने का एक आह्वान प्राप्त हुआ। उन दिनों पूरे देश में अंग्रेजी की जगह राजभाषा, केंद्रीय भाषा या संपर्क भाषा के रूप में संपूर्ण भारत में व्यवहार के लिए हिंदी और प्रादेशिक स्तर पर अंग्रेजी के विरुद्ध भारतीय भाषाओं के व्यवहार का समर्थन दो व्यक्ति पूरी शक्ति के साथ कर रहे थे।
एक महात्मा गांधी थे और दूसरे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। गांधी जी ने भी हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, वर्धा में हिंदी की प्रचार प्रसार की संस्था, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, कोनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए, प्रचार को बढ़ाने के लिए हिंदी सेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना की थी। सन 1923 में कानपुर के 13वें साहित्य सम्मेलन में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वागत भाषण करते हुए, स्वागतकारिणी समिति के सभापति के रूप में भाषण देते हुए कहा था कि देश की जातीय भाषाओं का परित्याग न तो संभव है और न ही श्रेयस्कर है। ये सब बनी रहें, इनकी समुन्नति होती जाए, इनके साहित्य की श्री संपन्नता बढ़ती रहे, देश का कल्याण इसी में है। ये जो स्वदेशी को अपनाने का आह्वान था, ये स्वदेशी भाषा के संदर्भ में भी था। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 400 दोहे भाषा चिंतन के लिखे थे और कहा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। परंतु एक ऐसी भाषा की आवश्यकता उस युग में थी, और ये बड़ी आवश्यकता थी, जिसकी सहायता से सभी प्रांतों के वासी, सभी राज्यों के निवासी, पूरे संपूर्ण भारत के नागरिक अपने विचार अन्य प्रांतवासियों पर प्रकट कर सकें। द्विवेदी जी से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो बीज वपन किया था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल कहकर, उसी को पल्लवित पुष्पित होते हुए और फलित होते हुए हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में देख पाते हैं। किंतु उसका जो उत्कर्ष है, खड़ी बोली का जो श्रेष्ठ सुसंस्कृत परिनिष्ठित रूप है, वो हमें छायावाद के साहित्य में, कविता में, गद्य और पद्य दोनों में दिखाई देता है। भारतेंदु ने अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह होने की बात भी कही थी और हिंदी उस विश्व ज्ञान से वंचित है, इसके लिए चिंता भी प्रकट की थी। अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, किंतु हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक ख्वारी है, ये भारतेंदु की चिंता थी। इसी विचार तत्व को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में लेखन करने वाले कवियों, लेखकों, गद्यकारों को प्रेरित करते हुए कहा कि अंग्रेजी में जो तात्कालिक चिंतन के बिंदु हैं, जो युगबोध का प्रतिबिंबन करने वाले मुद्दे हैं, उनका अनुवाद करके भी हम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशनार्थ दे सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह भाषा विमर्श 1923 के भाषण से पहले सन 1903 में प्रारंभ हो गया था, जब वो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। 1900 में प्रारंभ हुई सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे, लेकिन लगभग 3 वर्षों के समाप्त होते होते यह दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी की यह पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका बनकर हमारे समक्ष आई। उन्होंने देशव्यापक भाषा शीर्षक से एक लेख लिखा था और इस लेख में गुजराती, बंगला और मराठी आदि भाषाओं के प्रयोक्ताओं से हिंदी को देशव्यापी भाषा के रूप में अपनाने का आग्रह भी किया था। यही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं के अधिकार की चिंता भी उन्होंने बार बार सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकट की। द्विवेदी जी हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाएं, उनकी रक्षा, उनके प्रचार प्रसार की चिंता भी कर रहे थे। इसलिए वो लिखते हैं कि इसकी आवश्यकता भी नहीं कि और लोग अपनी अपनी भाषा को बिल्कुल ही भूल जाएं। उनमें वो कोई पुस्तक ही न लिखें, उनमें वे अपने विचार ही प्रकट न करें, वे यह सब कर सकते हैं। देशव्यापक भाषा के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि इस विस्तीर्ण देश में जितनी भिन्न भिन्न भाषाएं प्रचलित हैं, उनके उत्तमोत्तम ग्रंथों का
प्रतिबिंब देशव्यापक भाषा में उतारा जाए। स्पष्ट था कि एक प्रकार से वो अनुवाद के लिए प्रेरित कर रहे थे। अगर गुजराती में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, बंगला में कालजयी रचनाएं हैं, देश की संस्कृति को उद्घाटित करने वाली रचनाएं हैं, वो हिंदी में आए और हिंदी की रचनाएं उन भाषाओं में जाएं जिससे एक समेकित संस्कृति उभर कर सामने आए। किसी भाषा का कोई भी ग्रंथ हो, उसकी प्रतिमा हिंदी में होनी चाहिए। ऐसा किए बिना उन ग्रंथों का सर्वाधिक प्रचार नहीं होगा, ऐसा किए बिना ज्ञान वृद्धि नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी भाषा के साहित्य के साथ साथ हिंदी के साहित्य के उत्कर्ष के लिए हृदय से प्रयत्न करना चाहिए। हिंदी पढ़ने का, प्रचार करने का सब कहीं प्रयास होना चाहिए। हिंदी में अच्छे अच्छे समाचार पत्र आएं, सब प्रांतों से उनका प्रकाशन हो, हिंदी की शीघ्र ही उन्नति हो और वह सुगमता से देशव्यापक भाषा बन सके। ये जो चिंतन था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ये अन्य भारतीय भाषाओं में लेखन कर रहे रचनाकारों, समाज सुधारकों, चिंतकों, विचारकों, कवियों, लेखकों सबसे आग्रह करते हुए ये आह्वान वो कर रहे थे। वास्तव में द्विवेदी जी का सोचने का तरीका, उनका अंदाज वो निराला था। वो अपने समय से बहुत आगे सोचते और देखते थे। भाषा की अस्मिता और भाषा की जाति पर वे बेबाक लिखते बोलते थे और कोई भय किसी तरह का, सत्ता का, व्यवस्था का उनके मन में इस मुद्दे को लेकर नहीं था। सरस्वती पत्रिका में ही एक स्थल पर वो लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा सीखने की आवश्यकता है जरूर, तथापि इससे मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की महत्ता कम नहीं हो जाती। आप हिंदी की कीमत पर या मातृभाषा की कीमत पर अंग्रेजी के पक्षधर न बने। अगर आपको अपनी देश की भाषाएं आती हैं, हिंदी आती है, मातृभाषा आती है, तो फिर उसके बाद अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है। ये बात उनके सामने बड़ी साफ थी और वे बड़ी स्पष्ट बयानी से इसे व्यक्त करते थे। सन 1917 की सरस्वती पत्रिका के अंक में द्विवेदी जी ने माधवराव सप्रे का एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें राष्ट्रीयता की हानि का कारण शीर्षक से भारतीय भाषाओं के महत्व को शिक्षा का माध्यम बनाने के विषय में स्पष्ट लिखा गया था। ये जो बात आज हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से कर रहे हैं, वह बात उस जमाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से सप्रे जी के एक लेख को प्रकाशित करके की थी। हम शिक्षा का माध्यम जब अपनी भाषाओं को बनाएंगे तो ज्ञानार्जन में सहजता, सुविधा तो होगी ही, लेकिन भारतीय संस्कृति का, भारतीय गौरव गाथाओं का, भारत के राष्ट्रीय चरित्रों का और इतिहास का बोध भी हो पाएगा, भूगोल की जानकारी भी हो पाएगी। जब तक हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को स्वाभाविक और प्राकृतिक रीति से अर्थात उनकी मातृभाषा के द्वारा शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक भारतीय राष्ट्र स्वराज पाने के लिए योग्य नहीं हो सकते। ऐसी सपाट बयानी, ऐसी बेबाकी से अपनी बात कहने की शक्ति और सामर्थ्य ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास था। इसलिए उन्हें आचार्य भी कहा गया, जो मार्ग प्रशस्त करे। किंतु दुर्भाग्य 1947 की आजादी के बाद कार्य रूप में भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी ही बनी रही। कारण अपनी राजकाज की भाषा नहीं थी और हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों को समांतर रेखाओं पर चलाते रहे, किंतु दोनों के बीच में किसी सशक्त सेतु का निर्माण हम नहीं कर सके। यही कारण है कि जो अंग्रेजी जानते थे वो उस विषय वस्तु को जो अंग्रेजी में लिखी जा रही थी हिंदी में नहीं ला पा रहे थे, और जो हिंदी जानते थे वो हिंदी की ज्ञान संपदा को
अंग्रेजी तक नहीं ले जा पा रहे थे। परिणामतः भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी मानसिकता के विदेशी अंग्रेजों द्वारा और कुछ कुछ भारतीय अंग्रेजों द्वारा बहुत बिगाड़ी जा रही थी। द्विवेदी जी की टिप्पणियां बहुत बेबाक थीं, बेलाग थीं, सपाट बयानी की तरह थीं। जैसे वो कहते हैं, शिक्षित होने का अर्थ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है। एक भ्रम भारतीय समाज में परिव्याप गया था। आज भी काफी हद तक वह भ्रम बरकरार है कि पढ़ा लिखा वही है जो अंग्रेजी जानता है, जबकि सत्य यह है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 4-5 देश हैं जहां अंग्रेजी का बोलबाला है, प्रचलन है। अन्यथा अन्य अधिकांश विकसित राष्ट्रों में अंग्रेजी की स्वीकृति नहीं है। हमारी व्यवस्था यह है कि हमने लंबी गुलामी अंग्रेजों की देखी है और यथा राजा तथा प्रजा इस सिद्धांत पर हम अंग्रेजी पढ़ते, सीखते, अंग्रेजी में प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करते आगे बढ़ते रहे। इसलिए स्वतंत्रता के समय एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने यही आया कि परंपरा से जो भाषाएं राजकाज की बनी थीं, मध्यकाल में मुगल कालीन शासक होने के कारण फारसी में देश की सत्ता का संचालन हुआ और बाद में अंग्रेज काबिज हुए तो अंग्रेजी में देश के प्रशासन का निष्पादन हुआ। तो हम किस भाषा में देश चलाएं? आज़ादी के बाद पहला बड़ा ज्वलंत प्रश्न यही था और चर्चा पर चर्चा के बाद हिंदी को राजभाषा घोषित तो किया गया, किंतु दुर्भाग्य से अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली और यह कहा गया कि जब तक हिंदी में कामकाज की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर ना हो जाएं, विकसित ना हो जाएं, ज्ञान न प्राप्त हो जाए, तब तक हम अंग्रेजी में काम करने की छूट ले सकते हैं। उसी का दुष्परिणाम हुआ कि हम अंग्रेजी की बैसाखियों पर चलने के अभ्यस्त हो गए और हिंदी में कामकाज का वह स्वरूप जो हम चाहते थे वह नहीं आ पाया। इस तरह द्विवेदी जी ने स्पष्ट लिखा, गवर्नमेंट की आज्ञा है कि 13 वर्ष की उम्र तक अंग्रेजी की पढ़ाई का आरंभ न किया जाए, पर हमारे अनेक देशभक्त, जिनमें शायद कुछ स्वराज्य के झंडेधारी भी हों, कहते हैं नहीं, 9 वर्ष की उम्र में ही उसका प्रारंभ होना चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में विगत कुछ वर्षों में ही प्राथमिक शिक्षा में भी अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई। उसी का दुष्परिणाम है कि हम ना घर के रहे न घाट के। हम अपने विद्यार्थियों में, अपने बच्चों में अपनी भाषा के माध्यम से, स्वभाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के माध्यम से जो संस्कार दे सकते थे वो नहीं दे पाए थे। इसीलिए आज फिर से भाषा की दृष्टि से, भाषा के माध्यम की दृष्टि से एक नवजागरण का आह्वान नई शिक्षा नीति में किया गया है। वास्तव में खड़ी बोली हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य भारतेंदु युग में जिस खूबी से हुआ था उसे स्थिर करने का, सुदृढ़ करने का काम द्विवेदी युग में किया गया। द्विवेदी युग में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ उसके निर्माण, संवर्धन, संपादन, संशोधन आदि के कार्य को भी बखूबी आगे बढ़ाया गया और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से भी जो उदासीनता थी उस पर पुनः ध्यान आकृष्ट किया गया और जो कमजोरियां थीं उनके विरोध में समालोचक पत्रिका में सन 1902 में हिंदी की चिंदी नाम से एक संपादकीय भी प्रकाशित हुआ जिसमें हिंदी व्याकरण की शिक्षा पर बल दिया गया। हिंदी भाषा के क्षेत्र में मनमानी और खींचातानी की खूब चर्चा की गई। सार सुधा निधि, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, उचित वक्ता, श्री वेंकटेश्वर समाचार आदि ऐसी बहुत सी पत्रिकाएं, नागरी प्रचारणी की भी पत्रिका, इनमें भाषागत त्रुटियों को दिखाया गया और कटु आलोचना करते हुए उसे ठीक करने का परामर्श भी दिया गया। इस तरह एक तरफ भ्रष्ट भाषा, इंग्लिश,
मोबाइल की भाषा, इंटरनेट की भाषा, इन सब का प्रचलन हमने वर्तमान समय में देखा, जो वास्तव में एक चिंता का विषय बन गया। बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में, देश की सर्वोच्च परीक्षाओं में भी प्रतिभागियों ने इसी तरह की इंग्लिश भाषा का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। हमने भाषा भ्रष्ट संस्कृति खड़ी कर दी। देश का प्रतिष्ठित समाचार पत्र एनबीटी बन गया। भारतेंदु और द्विवेदी युग में हिंदी को शुद्ध व्याकरण सम्मत बनाने पर विशेष बल दिया गया। नए नए युग सापेक्ष विषयों के अनुकूल उसे ढालने, प्रयोग करने, नए मुहावरे गढ़ने, नई भाषा संस्कृति तैयार करने का आह्वान किया गया। भाषा और व्याकरण शीर्षक से सरस्वती में कई लेख लिखे गए और भाषाई एक रूपता पर भी बल दिया गया, जिसकी चर्चा आज विशेष रूप से की जा रही है। नए नए पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की वकालत की जाने लगी और इसी तरह CSTT नाम की संस्था जो आगे चलकर तैयार हुई, खड़ी की गई 1961-62 में। इस संदर्भ में द्विवेदी जी ने बहुत पहले ही प्रेरक वक्तव्य दिया था, आहार और विहार के परिणाम को परिमित रखने और आरोग्य शास्त्र के नियमों का उल्लंघन न करने से आदमी अधिक समय तक जीता रहता है, अल्पायु नहीं होता। उसी तरह व्याकरण सम्मत व्याकरण के नियमों से भाषा के कलेवर को दृढ़ करने से उसका भी आयुर्बल बढ़ जाता है। नियम रचना के द्वारा वे सभी भारतीय प्रांतों में एक ही भाषा संगठित करने पर बल देते थे। व्याकरणिक नियमों से भाषा को स्थिर बनाना उनकी प्राथमिकता थी। इसलिए लेखकों, कवियों, पत्रकारों की भाषा शुद्ध करने का अभियान द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से चलाया था और उसने बहुत रचनात्मक काम किया। पत्र पत्रिकाओं में भी जो नियम टूट रहे थे उन्हें भी सचेत किया गया। इस तरह हिंदी रचनाकारों की भाषा की अशुद्धियों पर, अनेक रूपता पर प्रहार करते हुए हिंदी की अनस्थिरता जैसे लेख लिखे गए। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने छद्म नाम से आत्माराम नाम लिखते हुए भारत मित्र पत्रिका में भाषा की अनस्थिरता शीर्षक से लेख लिखा और उसमें भाषा संबंधी बहस को एक स्वस्थ परिचर्चा के रूप में आगे बढ़ाया। द्विवेदी जी संस्कृत को हिंदी की जननी मानते थे और हिंदी की अपनी जातीय विशेषताओं को हमेशा आगे रखते थे। इसलिए संस्कृत भाषा के नियम और हिंदी भाषा के नियम अलग अलग हो सकते हैं, होने चाहिए, इस पर भी वो बल दे रहे थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उनकी दृष्टि बड़ी स्पष्ट थी। हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी भाषी जनता में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जागरण की भावना कैसे विकसित की जाए, इसके लिए वो चिंतित थे और उन्होंने भाषा का शोषण न हो इस पर बल दिया। भाषा का रचनात्मक प्रयोग हो, कुछ उसके माध्यम से स्वार्थ सिद्धि ना हो और घोर तत्सम शब्दों के आधिक्य से बचने की सलाह देते हुए भाषा को सर्व सरल, सबके लिए सहज ग्राह्य बनाने पर बल देते रहे। इसलिए हिंदी की बात पर उन्होंने बल न देते हुए हिंदी में बात पर बल दिया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी का जो प्रदेय है वो साहित्य सृजन की दृष्टि से, पत्रकारिता और भाषा की दृष्टि से बहुत विशुद्ध है। उन्होंने शुद्ध हिंदी की वकालत की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और उसके समर्थकों की छलपूर्ण नीति का खुलकर विरोध किया। हिंदी उर्दू के भेद को कम करने पर भी बल दिया और ब्रजभाषा के रूप में हिंदी अपना आधिपत्य जब जमा रही थी उस समय उसकी एक दूसरी शाखा उससे पृथक खड़ी कर दी और धीरे धीरे हिंदी एक सशक्त भाषा बनती चली गई और द्विवेदी जी ने उसे हर तरह से मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।